दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज अन्नश्री योजना की शुरुआत करते हुए एक अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा कि 600 रुपए में 5 सदस्यों का परिवार अपना पेट पाल सकता है। विपक्ष ने शीला के बयान पर बवाल काट दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि शीला कुछ और कहना चाह रही थी। जो गरीब है और जिसको 600 रुपए में कम से कम उसकी दाल, उसका चावल और उसका गेहूं जरूर उसको मिल सकता है। एक 5 लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है। आम आदमी की सरकार जब आम आदमी के अर्थशास्त्र का गणितीय आकलन करती है तो सूत्र कितने अनर्थकारी होते हैं जरा देखिए। गरीबों के लिए अत्यंत सुंदर नाम के साथ शुरू होने वाली योजना अन्नश्री असल में कितनी कुरूप और क्रूर है। शीला दीक्षित कह रही हैं कि 5 लोगों के परिवार के लिए महीने भर में 600 रुपए बहुत हैं। आगे सुनिए, शीला जी ये भी कह रही हैं कि अन्नश्री योजना के पैसे सीधे घर की महिलाओं को मिलेंगे, इसलिए वो दिल खोलकर मर्जी की चीजें खरीद सकती हैं। यदि घर में दवाई की जरूरत है तो हम दवाई ले देते हैं। अगर जो हमारे बच्चे को एक कमजोर बच्चा है या पति की हालत कमजोर है या सास की हालत कमजोर है या मां की हालत कमजोर है तो उसको आवश्यकता के अनुसार दूध या अंडा भी दे सकते हैं। 600 रुपए में खरीदारी का छाता कितना पसरेगा जरा आप ही सोचिए। क्या 600 रुपए लेकर इस कमरतोड़ महंगाई में अपनी मर्जी की चीजें आप खरीद सकते हैं? बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आम आदमी की सरकार के खास अर्थशास्त्री भी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते। दरअसल दिक्कत इस सरकार के साथ यह है कि ये सरकार अर्थशास्त्रियों की सरकार तो है लेकिन जमीन शास्त्र में जीरो है। और अर्थशास्त्रियों की हीरो सरकार जमीन शास्त्र में जीरो हो तो निश्चित तौर से इसी तरह के आकलन और इसी तरह के आंकड़े ये सरकार देश के सामने पेश करेगी। बाबा रामदेव ने कहा कि 600 रुपए में तो मैडम एक बार का नाश्ता ही करती होंगी, ये तो गरीबों का अपमान है। आदरणीय शीला दीक्षित जी, मैडम सोनिया और भाई राहुल जी का 600 रुपए में तो एक वक्त का नाश्ता भी पूरा नहीं पड़ता होगा। अन्नश्री योजना के बहाने वो गरीबों की अपमानश्री योजना की शुरुआत कर चुकी है। आम आदमी का झंडा बुलंद करने वाली आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनता के ही पैसे जनता को बांट रहे हो, ऊपर से इतनी तंगली और तुर्रा ये कि दिल्ली की सरकार आपको दे रही है। दिल्ली ने सरकार ने अपने पैसे से दिए हैं। ये अपने पैसे के इनके पिताजी के पैसे, ये दिल्ली के उसी गरीब आदमी के पैसे हैं जो खून पसीने की कमाई करता है, उसके बाद में आपकी गाड़ी का पेट्रोल चलता है। और आप कह रहे हो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से दिए। कहां से आया ये पैसा? क्या अहंकार है? मालिक हो आप इस पैसे के। शीला दीक्षित ने दिखा कि अन्नश्री अनर्थ कर रही है तो बाहर आकर समझाया कि 600 रुपए की माया क्या है। आपने आटा खरीदना, आटा खरीदिए, सेब खरीदा, सेब खरीदिए, दवाई खरीदिए, दवाई के ये एक बेसिस है। ये नहीं है कि हम कंप्लीटली उसका वो देख रहे हैं। अफसोस कि ये वो सरकार है जिसे आम जनता के हक की जंग लड़ने का गुमान है। वो सपने दिखाती है मगर अपनी नजरों से। उसका निर्देश है कि सपने देखो मगर पहले अपनी हैसियत भी देख लो। कुमार कुणाल के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। दिलचस्प है यह खबर। शीला दीक्षित की तंगदिली की कहानी आने वाले नस्लों को सुनाई जाएगी। बहरहाल कमर तोड़ महंगाई के बीच क्या कोई 5 सदस्यों का परिवार 600 रुपए में महीने का गुजारा कर सकता है? दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि इतने पैसे में तो खाना पानी रहना और नामुमकिन है। एक तरह से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आम आदमी की सरकार क्या आम आदमियों के लिए ऐसी ही योजनाएं बनाती है? आपके हाथ में 4 रुपए रखकर कोई कहे इतने ही पैसे में आपको दिन भर की दाल चावल रोटी का जुगाड़ करना है तो क्या करेंगे? 4 रुपए का यह सवाल लाख टके का सवाल बन गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गरीबों के लिए अन्नश्री योजना की शुरुआत करते हुए 4 रुपए की अहमियत समझाई। गरीब है और जिसको 600 रुपए में कम से कम उसकी दाल, उसका चावल और उसका गेहूं जरूर उसको मिल सकता है। एक 5 लोगों का परिवार अच्छी तरह से हो सकता है। अब जरा हम भी समझें कि 600 रुपए में 5 लोगों का परिवार एक महीना कैसे काट सकता है। शीला सरकार ने 5 लोगों के परिवार के लिए दिए 600 रुपए, यानी पूरे परिवार को एक दिन के लिए मिले 20 रुपए, यानी परिवार के एक सदस्य के हिस्से में एक दिन के खर्च के लिए आए 4 रुपए।
अब आप ही बताइए, क्या 4 रुपए में कोई इंसान दिन भर की खुराक चला सकता है? क्या 4 रुपए एक आदमी की दाल रोटी चावल के लिए काफी है? दिल्ली की जनता कह रही है, किस जमाने में जी रहे हैं साहब, 4 रुपए में तो बच्चे की टॉफी भी नहीं आती। मुख्यमंत्री के हिसाब से 4 रुपए एक व्यक्ति के लिए काफी है। 4 रुपए में टॉफी भी नहीं आती आजकल, तो अन्न आना या पूरे दिन में सर्वाइव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। शीला दीक्षित के बयान पर खूब बवाल हुआ। बीजेपी ने कहा, इस सरकार को गरीबों को मजाक उड़ाने की आदत सी हो गई है। कांग्रेस पार्टी बचाव में आई। पार्टी के नेता आगे आए, उन्होंने कहा कि शीला जी की भावना नहीं समझी गई, 600 रुपए की छत्र छाया अलग से होगी। हम दे रहे हैं, वो एक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दे रहे हैं अलग से। इसके अलावा सरकार 62% बजट सामाजिक क्षेत्र में खर्च कर रही है। हम वृद्धावस्था पेंशन उस परिवार को दे रहे हैं। उस परिवार में कोई बेटी पढ़ रही है, उसको लाडली योजना में कवर किया गया है। पिछले साल आम आदमी की सरकार की ओर से आवाज आई थी कि दिल्ली में रहने वाला परिवार 32 रुपए में एक दिन का गुजारा कर सकता है। अब वहीं से दोबारा आवाज आई है, 32 नहीं 20 रुपए में खा पी कर ऐश कर लो। आम आदमी की सरकार से आमतौर पर ऐसे शिगुफे आते रहते हैं। कुमार कुणाल और रजत सिंह के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। अब हम आपको बताते हैं कि जिस 4 रुपए की बात शीला जी कर रही हैं, उसमें क्या क्या मिल सकता है। आटा करीब 150 ग्राम, 4 रुपए दिन भर प्रति व्यक्ति। चावल करीब 250 ग्राम, दाल करीब 50 ग्राम, दूध 125 मिलीलीटर तोंड वो भी, आलू 400 ग्राम, सरसों तेल 40 मिलीलीटर। सवाल 4 रुपए का नहीं है, राजनीति के चरित्र का है, उसकी तंगदिल सोच का है। अब आइए देखते हैं गुजरात का सरदार कौन। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन किसका दावा कल वोट में बदलेगा, ये मतदाता के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन कैसे चल रहा है आखिरी दौर का घमासान, आइए देखते हैं। क्या सोनियाबेन गांधी ना कहती है कि पेट्रोल डीजल में गुजरात जीतने निकले हैं नरेंद्र मोदी, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। प्रचार का दौर थम चुका है, लेकिन जब जंग हो सामने तो आराम कहा। रैलियों का रेला थमा तो शुरू हो गया महीन राजनीति और तिकड़मों का दौर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले पहुंच गए मोरारी बापू की शरण में, पैर छूकर जीत के लिए आशीर्वाद लिया। मोदी ने न रैली की न भाषण दिया, लेकिन इस पैंतरे से कांग्रेस तिलमिला गई। नेता विपक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि मोरारी बापू का दर्शन करने उन्हें जाना था, लेकिन पहले ही पहुंच गए नरेंद्र मोदी। આવી માનસિકતા મને લાગે છે ગુજરાતમાં ક્યારેય હતી નહીં। હવે મેં નક્કી કર્યું પ્રેસ કોન્ફરન્સ પછી આરતીના દર્શને જઈ આવીશું। આ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કારણ કે 2 દિવસ પહેલા મેં કહ્યું કે ભાઈ આમંત્રણ છે, અમારી ચૂંટણીઓ છે, મારી અર્જુનભાઈ પૂરી થાય, આજે પ્રેસ રાખવાના હતા, તો પ્રેસમાં જતા પહેલા 10:30-11 ત્યાં જઈશું આવું વિચાર્યું। ત્યાં જાણ પણ હતી, એટલે ત્યાં 10:30-11 જઈને બેસી ગયા। मोदी ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद चुप्पी साध सार्वजनिक तौर पर बयान देने से बचते रहे, लेकिन सियासी गलियारों में उनके जुमले छाए रहे और घमासान जारी रहा। गांधी जी ने एमना जीवनનો એક અંતિમ ઈચ્છા હતી। દેશ આઝાદ થઈ ગયો તો ગાંધીજીએ કોંગ્રેસના નેતાઓને બોલાયા, પંડિત નહેરુ સહિત બધા આવ્યા અને ગાંધીજી એમને કહ્યું કે આઝાદીનું આંદોલન પૂરું થઈ ગયું છે, દેશને આઝાદી મળી ગઈ છે, હવે કોંગ્રેસની કોઈ જરૂર નથી, કોંગ્રેસને વિખેરી નાખો। આ પૂજ્ય બાપુનું અંતિમ સપનું બાકી રહી ગયું છે અને મને પૂરો ભરોસો છે આપના પવિત્ર કરકમળોથી એ કામ પૂરું થશે। बीजेपी के पास एक भी मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट इज अ वेग वर्ड। डेवलपमेंट 15 साल का लड़का 10 साल के बाद 25 साल का होगा, इट इज नेचुरली। गुजरात के ब्लड में डेवलपमेंट है, सालों से डेवलपमेंट है। कुछ ही घंटे बचे हैं जब गुजरात में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इस चरण में 12 जिलों की 95 सीटों पर 820 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है।
बीजेपी के 95, कांग्रेस के 92, जीपीपी के 84 और बीएसपी के 84 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और अगर 2007 के नतीजे देखें तो बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 25 सीटों पर बाजी मारी थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कमल की कामयाबी का दम भर रहे हैं तो केशुभाई पटेल पाठ पढ़ा रहे हैं गुजरात में परिवर्तन का, जबकि शंकर सिंह वाघेला को पूरा भरोसा है कि इस बार पंजा मारेगा बाजी, लेकिन 20 को मतदान के बाद तय हो जाएगा कि गुजरात किसका। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत दिलचस्प है। वोटों की जो सुनामी पहले दौर में आई है उससे हर कोई इस बार घबराया हुआ दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी मुरारी बाबू के दरबार में पहुंच गए थे और ऐसा ही तमाम दिग्गज करते हुए दिख रहे हैं। हर किसी के दरबार में वो पहुंच रहे हैं, आम जनता से लेकर बाबाओं के दरबार में। और ये देखिए, कल दूसरे दौर, अंतिम दौर का मतदान होना है 95 सीटों पर, माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही इंतजार शुरू हो जाएगा 20 तारीख का, जब काउंटिंग के साथ ही मुहर लगेगी गुजरात के अगले सरदार के नाम पर। समाजवादी पार्टी ने केंद्र की यूपीए सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है प्रमोशन में आरक्षण बिल के लिए सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो किसी कीमत पर यह दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देश को तबाह करने की राजनीति है। सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, यह आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। प्रमोशन में आरक्षण बिल का हम विरोध करेंगे, हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। समझे, एफडीआई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार के साथ आए थे। यहां तक कि बीएसपी ने तो राज्यसभा में वोटिंग भी कर दी थी सरकार के लिए, लेकिन अंदर खानों से यह खबर बाहर आई कि बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने यही शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि प्रमोशन में आरक्षण बिल राज्यसभा में पास कराएगी सरकार। अब ठन गई बात राज्यसभा में, जब एसपी ने खुलकर इसका विरोध किया ओबीसी का शामिल नहीं होने की वजह से, और इसीलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर यह रह गई कि वो किस तरह से आखिर बीएसपी को संभाले और मायावती के आक्रामक तेवर संभाले। और इसी में सवाल ये कि क्या उसी के लिए राजी करने के लिए सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। गंभीर आरोप, वही आरोप जिसका जिक्र बार बार सरकार के सामने होता है, बार बार आरोप लगता है, लेकिन जब खुद समाजवादी पार्टी इस तरह की बात खुलकर सामने कहे तो मुश्किल जरूर सरकार के लिए हो। जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, ये बहुत निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इससे सीबीआई को, उसकी हिसाब को भी भारी बट्टा लगता है। निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए थी। 2 दिन पहले सीबीआई के पूर्व निदेशक जो दबी जुबान में कह रहे थे, अब वही बात समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी न होकर दबाव का एक उपकरण बन गई है? समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार प्रमोशन में आरक्षण बिल को पास कराने के लिए अपने विरोधी दलों पर सीबीआई का खौफ बना रही है। वो किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो कोई निष्पक्षता के आधार पर नहीं होता है, और बार बार उनके अधिकारी भी ये बात बोलते रहते हैं। इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी का 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन है, रात दिन काम किया। 45 वर्ष पहले वो एमएलए हो गए थे, देश के बड़े पदों पर रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के अलावा सब पदों पर रहे हैं। उनके खिलाफ भी है षड्यंत्र, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम एफडीआई के खिलाफ, प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, और समाजवादी पार्टी न दबने वाली है न झुकने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि प्रमोशन में आरक्षण बिल को पास कराने के लिए सरकार सभी दलों से बातचीत कर रही है। रही बात सीबीआई की, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो एक स्वायत्त संस्था है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। देखिए, मुझे नहीं मालूम कौन क्या कह रहा है, लेकिन सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके मामले में, उसके काम में किसी तरीके का सरकार मदाखलत नहीं करती। सीबीआई अपना काम अपने आप करती। मुलायम सिंह यादव ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण एक अनर्थकारी फैसला है, वो किसी कीमत पर इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे।
ये बहुत ही गलत है और ऐसा है कि समाज में आपस में मतभेद होंगे और दूरियां बढ़ेंगी और आशंका की दृष्टि देखे जाना लगेगा, तो ये देश के हित में नहीं है। एफडीआई पर सरकार का समर्थन करने वाली मायावती ने तब बीजेपी के इस आरोप को नकार दिया था कि सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है। अब यह सवाल गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है कि सीबीआई कितनी आजाद है। लखनऊ से आमिर हक के साथ आज तक ब्यूरो। खबर यह कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कल्याण सिंह फिर से बीजेपी में शामिल होंगे। 14 जनवरी के बाद कल्याण सिंह की जन क्रांति पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। इस बात का ऐलान बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया। देर शाम कल्याण सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात दिल्ली में गडकरी के घर पर हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के दूसरे आला नेता भी मौजूद थे। पिछले काफी दिनों से कल्याण सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब जाकर बीजेपी अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया। याद रखें, बाबरी विध्वंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही कल्याण सिंह थे और पिछले कई वर्षों में जब से वो बीजेपी से अलग हुए हैं, कई बार उन्होंने अपने रास्ते अलग अलग पार्टियों की तरफ लेकर मुड़ने की कोशिश की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ भी उनकी करीबियां काफी झलकी पिछले दिनों, लेकिन अब वापस बीजेपी को आए। चौदह जनवरी के बाद वो शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर फैसला लिया गया है। कल्याण सिंह की पार्टी का विलय होगा भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी के ही नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबरी विध्वंस के दौरान यही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हालांकि बाद में मतभेदों की वजह से ये पार्टी से अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन अब बीजेपी में ही हो गए हैं शामिल।